जमीन पर काम करना और हवा में बात करना, ये दोनों में फर्क है। और दीपा जी एक सभ्य और पढ़ी लिखी महिला होने के नाते लोगों का विश्वास भी जीत रही है। पेड मेंबर की एक उम्र सीमा होती है, छोटा रिचार्ज से लंबी राजनीति नहीं चलता है। बिहार का एक एक आदमी चाणक्य के जिन को लेकर पैदा होता है, तो राष्ट्रीय जनता दल का तो यहाँ कोई दूर दूर तक नाम लेने वाला भी नहीं है। और जितने वोट विपक्ष में सबों को मिलाकर आएंगे, उससे ज्यादा मतों से हमारे कैंडिडेट चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसका प्रमाण है कि विपक्ष के कोई बड़े नेता अभी तक यहाँ दौरे पे आने की हिम्मत नहीं कर पाए। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे। लोग निकलेंगे और अपने विधायक के लिए अपने मत का प्रयोग करेंगे। चर्चा हर तरफ हो रही है और उन चर्चाओं में सबसे अधिक चर्चा इमामगंज की भी हो रही है। इस वक्त हम लोग इमामगंज में है। इमामगंज में मिल गए हम पार्टी प्रवक्ता है। लगता क्या है, चूंकि अब आप लोग घूम लिए, बहुत अंतिम दौर में है, 13 तारीख बहुत दूर नहीं है, लगता है कि भाई नैया पार लग जाएगी या फिर आरजेडी और बाकी जो गठबंधन के लोग उतरे हैं वो एक बड़ी चुनौती है? देखिए, कहीं कोई चुनौती नहीं है और खास करके इमामगंज की जो जनता है, वो हमको नहीं लगता है कि आपके पास भी आंकड़े होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर कभी भी इमामगंज की जनता खड़ी हुई है। इतिहास है, एनडीए लगातार यहाँ जीतता रहा है और हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी यहाँ से बड़े मतों से चुनाव जीते हैं। इस बार उनसे भी ज्यादा बड़े मतों से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। यह रिकॉर्ड तोड़ेंगी निश्चित तौर पर। इमामगंज की सबसे बड़ी जीत होगी और विपक्ष जो है चारों खाने चित होगा। मुझे लगता है कि पता नहीं आपने कभी यहाँ पूरे कैंपेन के दौरान विपक्ष का हतोत्साह का क्या मतलब, उनका उत्साह कहाँ मर गया, किस तरह से हतोत्साहित हैं, इसका प्रमाण है कि विपक्ष के कोई बड़े नेता अभी तक यहाँ दौरे पे आने की हिम्मत नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है? आपने कहा कि भाई आरजेडी यहाँ पर नहीं आई, लंबे वक्त से एनडीए यहाँ पे सत्ता में रही है। आरजेडी कभी नहीं आई। हाँ, तो क्या वजह क्या रही? क्योंकि आप तो गांव-गांव में घूम रहे हैं। नहीं, वो उनको पसंद नहीं करते ना लोग। जंगल राज का जो उन्होंने नमूना पेश किया और उसका जो तांडव मचाया, उसका एक इमामगंज पर कुछ ज्यादा प्रभाव रहा। वो जो जाति से जाति को तोड़ने का उनका कारनामा था, नरसंहार का कारनामा था, अपहरण उद्योग जो चलाते थे, लोगों को सताना, लोगों को लड़ाना, तो इसको कभी इमामगंज की जनता ने पसंद ही नहीं किया। उनके लोग जिस तरह से गरीब जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, तो उसको कभी भी लोगों ने पसंद नहीं किया। 90 में जनता दल की सीट आई थी, उसके बाद से ही 95 से आउट कर दिए गए। आपको शायद मालूम हो कि 95 में जब समता पार्टी बनी थी नीतीश कुमार जी की, तब एक सीट इमामगंज में समता पार्टी जीती थी। तो राष्ट्रीय जनता दल का तो यहाँ कोई दूर दूर तक नाम लेने वाला भी नहीं है और जितने वोट विपक्ष में सबों को मिलाकर आएंगे, उससे ज्यादा मतों से हमारे कैंडिडेट चुनाव जीतने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी को फैक्टर मानते हैं, यहाँ पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर खुद को ही अब फैक्टर नहीं मानते। प्रशांत किशोर की उनके भाषण को सुन लीजिए। उनके भाषण में आप क्या पा रहे हैं? बेलागंज में जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, वहां जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? वो तो वही बोल रहे हैं जो तेजस्वी यादव पूर्णिया में जाकर बोल रहे थे। तो वो तो अब दिख रहा है कि हमको 2 मत दो लेकिन उसको मत दो। तो ये तो प्रशांत किशोर जी ने ही अपने आप को एक तरह से कहिए एलिमिनेट कर लिया, हटा लिया। अब तो वो केवल बातें कर रहे हैं। अब बीच चुनाव से तो अब प्रत्याशी उनके लौट नहीं सकते, तो चल रहे हैं। कहीं कोई, हमको नहीं लगता प्रशांत किशोर हो या कोई और हो, जो जमीन पर काम कर रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया से, मधुबनी से, कहीं और से यहाँ 100 लोगों को, पेड मेंबर को भेज देंगे तो वो आपके वर्कर हो जाएंगे क्या? वहाँ जनता उनसे जुड़ जाएगी क्या? लंबा समय लगता है, काफ़ी जद्दोजहद होता है, तब एक पार्टी खड़ी होती है और उसके वर्कर, हमको लगता है कि 1 से 2 पीढ़ी जब मर खप जाते हैं, अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, तब एक पार्टी खड़ी होती है। और कोई अगर आ रहे हैं कि चुटकी बजा करके हम बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना देंगे, तो उसमें जनता यहाँ उलझने वाली नहीं है। बिहार का एक एक आदमी चाणक्य के जिन को लेकर पैदा होता है।
बिहार का एक एक आदमी राजनीति को पूरी तरह से समझता है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो चाहे मजदूरी करने वाला हो। उससे आप अगर बात कर लें तो अभी देश की राजनीति में तो छोड़ दीजिए, अमेरिका की राजनीति में ट्रम्प किस तरह से जीते हैं उसका भी विवेचना लोग कर देंगे। चल जाता है। अब वहां कोई आकर उसको बेवकूफ बना देंगे तो मुझे पेड मेंबर की एक उम्र सीमा होती है, छोटा रिचार्ज से लंबी राजनीति नहीं चलता है। एक सवाल हम ये समझना चाहेंगे, जीतन राम मांझी खुद मंत्री है, संतोष समन भी मंत्री है, मैदान में बढ़ोतरी है, तो लगता है कि जीतन राम मांझी का काम मंत्री या फिर और भी आगे काम होंगे, ये एक बड़ा फैक्टर है कि भाई जिस आधार पर आप लोग कर रहे हैं कि एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा इस बार? नहीं, निश्चित तौर पर यहाँ की जनता को एहसास है कि हम केवल एक विधायक नहीं चुन रहे हैं, एक विधायक जो हमारा है वो डायरेक्ट किसी भी तरह के काम को कराने में सक्षम होगा। एक सेंट्रल मिनिस्टर, राज्य निश्चित तौर पर उसका तो असर होता है। जनता को क्या चाहिए? जनता को अल्टीमेटली विकास चाहिए, और विकास करने में सक्षम कौन है? 6-7-8 महीना का ये उपचुनाव है, 6-7-8 महीने के बाद फिर चुनाव होगा, तो बमुश्किल किसी प्रत्याशी को 4-5-6 महीने काम करने को मिलेंगे। तो कोई नया विधायक होगा उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी इन 6 महीने में कुछ रिजल्ट देना, लेकिन दीपा जी उसमें सक्षम होंगी। ईश्वर की कृपा से हमारी पार्टी का अभी वो स्थान है कि हम बिहार सरकार से भी कोई काम करा सकते हैं, हम केंद्र सरकार से भी काम करा सकते हैं। या लोकतंत्र में लोगों को तो यही चाहिए ना कि उसका काम आप कितना करा सकते हैं, तो उसमें दीपा जी कोसों आगे हैं। और दीपा जी एक सभ्य और पढ़ी लिखी महिला होने के नाते लोगों का विश्वास भी जीत रही हो। जैसे जिस तरह वो घूम रही हैं तो जिस एरिया से निकलती हैं लोगों के मन में एकदम एक अलग तरह का भाव होता है, और वो कहते हैं कि नहीं दीपा जी को ही हम विधायक बनाएंगे। कहीं कोई मुझे तो नहीं लगता कि 2-4-10 बूथों पर भी कोई लीड कर जाए। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, चूंकि आपने जाति का जिक्र किया, बगल के क्षेत्र बेलागंज में तेजस्वी यादव आते हैं और कहते हैं कि भाई यादव टूटने वाले नहीं है, ये कहना पड़ा तेजस्वी यादव को, चूंकि यादव कैंडिडेट वहां पे है। तो लगता नहीं कि यादव में सेंधमारी आप लोग कर रहे हैं बगल में, और उस बयान का असर इमामगंज जो बगल का क्षेत्र है वहां भी देखने को मिल सकता है? देखिए, हम तो जाति की बात नहीं करते। मैं कभी इसकी चर्चा भी नहीं करता, लेकिन पूर्णिया में उनको जवाब मिल चुका है, और उसके बाद पूर्णिया के बाद रुपौली की जनता ने उनको और बता दिया है। रुपौली और पूर्णिया से बदतर स्थिति यहाँ अगर तेजस्वी यादव की नहीं हुई, राष्ट्रीय जनता दल की नहीं हुई, इमामगंज की बात कर रहे हैं, तब आप हमको बताइएगा। बेलागंज में भी शायद तीसरे नंबर पे चले जाए। राष्ट्रीय जनता दल और ये जो 25 का चुनाव सेट कर रहे थे, इस 24 में सबका चुनाव सेट हो जाएगा। 25 में 30 में एनडीए ही रहेगा। ये सारे लोग जो ट्विटर बबुआ और पोस्टर पर जो मुख्यमंत्री बनते हैं और रील्स चला चला के जो लोग बिहार को बदलने की बात करते हैं, उन सबको बिहार बता देगा। जमीन पर काम करना और हवा में बात करना, ये दोनों में फर्क है। इस दोनों फर्क को बिहार इसी चुनाव में तोल देगी और 25 और 30 का चुनाव भी सेट कर देगी। चलिए, 25 में एनडीए को सल्टाने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव को 24 में ही सल्टा देने की तैयारी एनडीए गठबंधन ने कर लिया है। श्याम सुंदर जी थे जिन्होंने अपनी बात को रखी, और इन्होंने एक बड़ी बात कही कि इमामगंज की जनता न सिर्फ एक विधायक को चुन रही है बल्कि एक सेंट्रल मिनिस्टर और एक स्टेट मिनिस्टर। सीधे तौर पर एक विकास के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी जो है काम होंगे, फैसले ले जाएंगे, जो सीधे तौर पर धरातल पर आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल लोगों के पास जाएंगे, पहले भी गए हैं, आगे भी दिखाएंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं दीपा मांझी के बारे में। आप भी अपने राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट पे इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।